हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको लॉट कंट्रोल टेक्निक करवा रहा हूँ। हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लॉट कंट्रोल टेक्निक, जिसे एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग भी कहते हैं। यह मैं आपको इस बुक में से करवा रहा हूँ जो अभी तक का मार्केट में लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल है। सो आइए देखते हैं कि लॉट कंट्रोल टेक्निक दैट मीन्स एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग किसे कहते हैं। पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे हम। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग किसे कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो हम उस लॉट को, जो भी पूरी क्वांटिटी होती है, उसे एक्सेप्ट करने से पहले हम उसके कुछ सैंपल्स देखते हैं और अगर सैंपल्स अच्छे हैं तो लॉट एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगर सैंपल्स अच्छे नहीं हैं तो लॉट रिजेक्ट कर लेते हैं। सो इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कीजिए कि किसी का फ्रूट्स का बिजनेस है और उसके सामने एक फार्मर आया है जो एक ट्रक लेकर आया है और वो पूरा का पूरा ट्रक मैंगो से लोड किया हुआ है। उस पूरे ट्रक में मैंगो हैं और जो वो क्वांटिटी है वो 1000 किलो है। 1000 किलो मैंगो लोड किए हुए हैं। अब जो परचेज करेगा वो एक एक मैंगो तो चेक नहीं करेगा, लेकिन उसने क्या किया, उस 1000 में से 10 किलो मैंगो चेक करने के लिए निकाले। उसने एक एम्प्लॉय को भेजा और बोला इसमें से 10 किलो का सैंपल लेकर आओ इस ट्रक में से, तो देखें मैंगो कैसे हैं। अब वो एम्प्लॉय गया ट्रक में और 10 किलो का सैंपल लेकर आया। अब सैंपल लेकर इन्होंने डिसाइड किया कि ये लॉट एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। अब इस एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में जो टोटल क्वांटिटी है उसे कैपिटल एन कहते हैं। टोटल क्वांटिटी को कैपिटल एन, कि 1000 किलो का टोटल क्वांटिटी था, उसमें से इन्होंने सैंपल कितना लिया, 10, तो दैट इज स्मॉल एन। अब वो सैंपल देखकर डिसाइड करेंगे कि इस लॉट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। दैट मीन्स कि ये लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। जो टोटल होता है पूरा का पूरा लॉट, पूरा चेक नहीं किया जाता, बट उसमें से फ्यू सैंपल्स निकालकर चेक किए जाते हैं। अब इसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व हैं। कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रोड्यूसर्स रिस्क। अब इस वर्ड की मीनिंग समझेंगे कि प्रोड्यूसर्स रिस्क क्या होता है। सपोज करो कि जो फार्मर ट्रक में मैंगो लोड कर कर आया है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन जब सैंपल निकाला गया तो कोइंसिडेंटली सैंपल्स में ज़्यादातर मैंगो खराब निकले। मीन्स जो एम्प्लॉय सैंपल लेने गया था उसने तो रैंडमली सैंपल्स निकाले, लेकिन उस सैंपल में खराब मैंगो ज़्यादा निकले, बाकी पूरा लॉट अच्छा था। तो 10 किलो का सैंपल निकाला, उसमें से 5 किलो खराब निकल गए। तो बायर क्या करेगा? बायर इस लॉट को रिजेक्ट कर देगा। बायर बोलेगा कि अगर 10 किलो में से 5 किलो खराब हैं, दैट मीन्स पूरी ट्रक में से 1000 में से 500 खराब होंगे, आधे खराब होंगे, तो ये डील हमें नहीं करनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं था, सिर्फ सैंपल में रैंडमली निकालते वक्त खराब मैंगो हाथ में आ गए, लेकिन सैंपल को देखकर डिसीजन ले लिया, तो उस वजह से उस लॉट को रिजेक्ट किया। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर की रिस्क हो गई। प्रोड्यूसर्स रिस्क कैसे हुई? जिस फार्मर ने वो मैंगो प्रोड्यूस किए होंगे उसका लॉट रिजेक्ट हो गया, तो ये उसके लिए रिस्क है। नाउ सेकेंड पॉइंट, एंड कंज्यूमर्स रिस्क। नाउ कंज्यूमर्स रिस्क किसे कहते हैं?
अब इसका रिवर्स एग्जांपल लेते हैं। कंज्यूमर रिस्क मीन्स कस्टमर का रिस्क। अब एक फार्मर 1000 किलो के मैंगो लेकर आया, ज़्यादातर मैंगो ख़राब थे उसमें, लेकिन बायर ने क्या किया, जो बाय करने वाला पर्सन था उसने अपने एम्प्लॉय को भेजा और बोला 10 किलो का सैंपल निकाल कर लेकर आओ, तो देखें मैंगो की क्वालिटी कैसी है। अब जब वो सैंपल निकाल कर लेकर आया, सैंपल निकाले उसने और वो सैंपल्स लेकर आया, तो हुआ क्या कि ये जो 10 किलो के सैंपल्स हैं ना, वो सारे के सारे अच्छी क्वालिटी के थे। अब बायर ने क्या किया, सैंपल को देखा, अच्छी क्वालिटी के हैं, अंदाज़ा लगाया कि पूरा ट्रक जो लोड किया हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का होगा और उसका एक अच्छा वैल्यू देकर बाय कर लिया। बाय करने के बाद फार्मर चला गया और फिर पता चला कि उसमें उस लॉट में तो ज़्यादातर मैंगो ख़राब थी। तो ये हुआ कंज्यूमर का रिस्क। तो यहाँ पर जब भी सैंपल लेकर डिसीजन लिया जाता है तो प्रोड्यूसर्स का रिस्क भी हो सकता है, कंज्यूमर का रिस्क भी हो सकता है, दोनों के लिए रिस्की है। बट क्या करें, सारे के सारे सैंपल्स देखना भी तो पॉसिबल नहीं होता ना। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे सैंपल्स देखकर चेक करके एक एक यूनिट को चेक करके लिया जाए। सो कई बार हमें सैंपल को देखकर डिसीजन लेना पड़ता है, उसमें प्रोड्यूसर्स रिस्क भी हो जाती हैं एंड कंज्यूमर्स रिस्क भी हो जाती हैं। सो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग आप समझ गए, सैंपल देखकर लॉट एक्सेप्ट किया जाता है। नाउ आइए इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं वो देखेंगे। पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, लॉट कंट्रोल टेक्निक, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग जिसे कहते हैं। फॉर्मूला में फर्स्ट इज हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी रिलेटेड पूरा चैप्टर है जिसमें आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। सो पी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल N P डैश C D इंटू N माइनस N P डैश C स्मॉल n माइनस स्मॉल d डिवाइड बाय N C N when n इज़ अप टू 200। ये आपको ध्यान रखना है कि जब n का वैल्यू 200 हो। कैपिटल N मैंने आपको क्या बताया कि जो पूरा लॉट होता है ना उसे कैपिटल N कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया कि जो बुक में जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 1000 किलो के टोटल मैंगो थे, तो 1000 जो हो जाएगा वो कैपिटल N हो जाएगा। उसमें से सैंपल निकाला 10 किलो का तो वो स्मॉल n हो जाएगा। ठीक है। नाउ हाइपर ज्योमेट्रिक हम तभी यूज़ करेंगे जब कैपिटल N की वैल्यू 200 तक होगी। उसके बाद हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन Px इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस NP डैश NP डैश रेज टू d डिवाइड बाई d फैक्टोरियल। ये पॉइजन का फॉर्मूला है। नाउ पॉइजन कब यूज़ करेंगे, जब n का वैल्यू 200 से ज़्यादा होगा। थर्ड इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर Px इक्वल्स टू NCD P डैश रेज टू D 1 माइनस P डैश ब्रैकेट ओवर रेज टू N माइनस D। सो ये फार्मूला एज इट इज़ आप कॉपी कर लो जैसे भी दिए हुए हैं। जब हम सम करेंगे तो मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा। AOQ एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, उसका फॉर्मूला है P डैश इंटू Px। जहाँ भी Px दिया हुआ है दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। नाउ नेक्स्ट इज ATI एवरेज टोटल इंस्पेक्शन। उसका फॉर्मूला है ATI के लिए स्मॉल n प्लस कैपिटल N माइनस स्मॉल n
इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्मॉल एन कैपिटल एन कैसे यूज़ करना है। सो हाइपर ज्योमेट्रिक में कई बार आपको पी डैश मिसिंग भी हो सकता है। सो ये मैं जब सम करवाऊँगा तब आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एन की वैल्यू के सामने हमें पी डैश कैसे अज्यूम करना है। ये पॉइंट हम अभी बाकी रखते हैं, बट जैसे कि आपको फॉर्मूला लिखनी है तो पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों मैं आगे सम के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप दोनों पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नोट डाउन कर लीजिए। नाउ इतना करने के बाद आपको एक पेज ब्लैंक छोड़ देना है, एक पेज और छोड़ देना। हो सकता है कुछ और आपको नोट डाउन करना पड़े फॉर्मूलाज में। अब हम सम स्टार्ट करेंगे। सो आइए सम स्टार्ट करते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं जो ऑलरेडी आपको बुक में भी दी हुई हैं, मैंने आपको नोट डाउन भी करवा दी। जो भी फार्मूला है आपने मेरे मेथड से नोट डाउन कर ली हैं। सिर्फ इस पॉइंट को समझ लीजिए। फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान एन एंड सी, कैपिटल एन, स्मॉल एन एंड सी, if the number of defective in the sample is C or less than C, the entire lot is accepted. अब इसे कैसे समझेंगी, पहले वो पॉइंट समझ लो। कैपिटल एन मीन्स पूरा लॉट साइज, लॉट साइज कितना है। स्मॉल एन मीन्स सैंपल कितने लिए हैं, और C मीन्स मैक्सिमम डिफेक्टिव इतने हो सकते हैं। C मीन्स मैक्सिमम डिफेक्टिव इतने होंगे या उससे कम होंगे तो चलेगा। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें 1000 किलो का लॉट था मैंगो का, 10 किलो हमने सैंपल लिया। अब उसमें 1 किलो ख़राब हैं, C मीन्स सपोज करो 1 है, 1 किलो ख़राब हैं, 1 या 1 से कम ख़राब है तो हम लॉट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 1000 किलो का लॉट है, 10 किलो का सैंपल लिया और 1 किलो ख़राब होंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिखा जाता है। सो जब भी ब्रैकेट के अंदर आपको सम में ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो समझ जाना कि ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन है और ये सी है और ये ब्रैकेट ओवर। 1000 किलो का लॉट है, 10 किलो का सैंपल लिया, उसमें से मैक्सिमम 1 किलो ख़राब होगा तो हम लॉट एक्सेप्ट करेंगे, 1 से ज़्यादा ख़राब हुए तो रिजेक्ट करेंगे। 1 या 1 से कम ख़राब होने चाहिए, ठीक है। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटायर लॉट इज़ एक्सेप्टेड। सो आइए सम्स देखते हैं। आप सम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सम में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पास अलग एडिशन हो, उसमें ये सम अलग नंबर से हो, तो आप सम को इन नंबर से फाइंड आउट कर लीजिए। फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान 221, इफ द प्रोपोर्शन डिफेक्टिव of the lot is 0.02, find the probability of acceptance. 221 अब इसका मतलब क्या होगा 221? तो जो लॉट साइज है कैपिटल एन दैट इज 200 यूनिट्स का हमने एक लॉट लिया है। उस लॉट में से सैंपल लिया है 20, मीन्स हम चेक करने के लिए सैंपल 20 का लेंगे, और उसमें से अगर ख़राब दैट मीन्स डिफेक्टिव 1 होगा ना डिफेक्टिव, तो हम लॉट एक्सेप्ट कर लेंगे। 20 यूनिट्स, सपोज़ करो मैं ये पेन लेने जा रहा हूँ, मैंने 200 का बॉक्स लिया, उस 200 के बॉक्स में से मैंने 20 पीसेस का सैंपल निकाला, और उस 20 पेन चेक करते वक्त अगर 1 पेन डिफेक्टिव निकली, 1 या लेस देन 1,
मीन्स एक पेन डिफेक्टिव निकली या 0 पेन डिफेक्टिव निकले तो वो मैं 200 का बॉक्स एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन अगर 1 या 1 से ज़्यादा निकले डिफेक्टिव तो मैं उसे रिजेक्ट कर दूँगा। सो C इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स डिफेक्टिव शुड बी 0 और 1। C इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि मैक्सिमम 1 डिफेक्टिव होना चाहिए। सो या तो 0 डिफेक्टिव होना चाहिए या 1 डिफेक्टिव होना चाहिए। नाउ इस सैंपल में डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो हम उसे P डैश से डिनोट करेंगे। डिफेक्टिव को P डैश। कितना डिफेक्टिव है? 0.02। सो 0.02% चांसेस हैं कि इसमें से डिफेक्टिव निकल जाए। नाउ n का वैल्यू देखना है आपको। n का वैल्यू 200 है। तो मैंने जब आपको फॉर्मूला लिखवाई तो यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखवाया था कि व्हेन कैपिटल N इज़ अप टू 200 हमें ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, दैट मीन्स हाइपर ज्योमेट्रिक यूज़ करेंगे हम। और कैपिटल N की वैल्यू 200 से ज़्यादा होगी तो हम पॉइजन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 200 है तो हम हाइपर ज्योमेट्रिक यूज़ करेंगे। सो मैं पहले हाइपर ज्योमेट्रिक में ये फॉर्मूला लिखूँगा प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ में आनी चाहिए। कौन सी? C इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स D इक्वल्स टू 0 और 1। C की वैल्यू 1 है, मीन्स मैक्सिमम 1 डिफेक्टिव होगा तो लॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। C मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट समय इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। C इज इक्वल्स टू 1 मीन्स at the most 1 डिफेक्टिव मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफेक्टिव होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो या देयरफॉर लिख सकते हो आप D इज इक्वल्स टू 0 1। D मीन्स डिफेक्टिव 0 या 1 होने चाहिए। दैट मीन्स 0 डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव। 0 डिफेक्टिव होना चाहिए या 1 डिफेक्टिव होना चाहिए। सो पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की। सो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला कौन सी है? N P डैश C D इंटू N माइनस N P डैश C N माइनस D डिवाइड बाय NCN, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ X। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ X का फॉर्मूला है। और यहाँ पर C दैट मीन्स कॉम्बिनेशन, आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है। नाउ यहाँ पर मुझे NP डैश एंड N माइनस NP डैश चाहिए। सो वो हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाए। मैं यहाँ पर रेड पेन से आपको करके दिखा रहा हूँ। हमें चाहिए NP डैश N 200 एंड P डैश 0.02। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? 200 इंटू 0.02, तो आंसर हो जाएगा 4। तो एक तो ये वैल्यू है हमारे पास NP डैश की। दूसरा हमें चाहिए N माइनस NP डैश, दैट इज 200 माइनस 4।
196। सो ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम अलग से निकाल देते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ जो मैंने आपको रेड पेन से करके दिखाई, ये हम अलग से निकाल देते हैं तो हमें सम इजी हो जाएगा। वो हम वैल्यू डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट, अब डी का वैल्यू तो यहाँ पर 0 भी है 1 भी है, तो एक बार हम 0 लेंगे, दूसरी बार 1 लेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे इसे। पहले है एन पी डैश। एन पी डैश की वैल्यू कितनी है? 4। सो 4c। नाउ डी का वैल्यू कितना है? तो पहले 0 लेंगे, 4c 0 इंटू 196c n माइनस एन पी डैश कितना है? 196c। नाउ n माइनस डी, तो 20 माइनस 0 20 डिवाइड बाय NCN 200c 20। और अब इसका मतलब समझ लो क्या हुआ। 200 का जो टोटल लॉट है उसमें 4 डिफेक्टिव हैं। अब जब हमने सैंपल लिया तो 0 डिफेक्टिव निकला। सो 4 डिफेक्टिव, 4 में से 0, अगर 4 डिफेक्टिव हैं तो गुड क्वालिटी के कितने होंगे? सो दैट इज 196। 196c20। अगर डिफेक्टिव में से 0 निकले तो सारे के सारे गुड क्वालिटी के निकले होंगे। 200 का लॉट है, 200 में से 20 का हम सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, और 200 में से खराब हैं 4, नॉट गुड 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4 जो है यहाँ पर, समझिए आप, देखो टोटल जो लॉट है वो लॉट है 200 का। अब इसमें गुड क्वालिटी के जो है वो है 196 एंड नॉट गुड 4। अब मैंने यहाँ पर 20 का सैंपल लिया है और सारे के सारे गुड क्वालिटी के निकले। गुड क्वालिटी क्यों? क्योंकि डिफेक्टिव 0 निकला। अब अगर डिफेक्टिव 0 है, d इज इक्वल्स टू 0, सो जो नॉट गुड हैं उसमें से 0 निकला तो सारे के सारे गुड क्वालिटी के निकले होंगे। 20 के 20 गुड क्वालिटी के निकले होंगे। सो गुड क्वालिटी के कितने हैं? 196c20 डिवाइड बाय 200c20। 200 में से 20 का सैंपल लिया, नॉट गुड 0, सो सारे के सारे गुड निकले। सो 4c0 196c20। तो यहाँ पर ये हमने वो किया है। नाउ पहले 1 डिफेक्टिव निकला, नॉट गुड 0, नाउ 1। अब डिफेक्टिव 1 निकल रहा है, डिफेक्टिव 0 है या 1 है, तो अब हम कैसे लिखेंगे? डिफेक्टिव 1, सो 4c1, एक डिफेक्टिव निकला। अब हमने 20 का सैंपल लिया है और एक डिफेक्टिव निकला है, दैट मीन्स गुड क्वालिटी के कितने निकले होंगे? सो 196c19, 196c19। टोटल क्वांटिटी गुड का कितना है? 196, और एक अगर खराब निकला तो 19 गुड क्वालिटी के होंगे, और यहाँ पर भी 200c20। ऐसा करेंगे। तो आपको ये समझ में आए तो ये भी बेस्ट है, नहीं तो फॉर्मूला की हेल्प से करो। फिर से एन पी डैश सी डैश, एन पी डैश है 4c1 इंटू एन माइनस एन पी डैश दैट इज 196, ये रहा 196c, एन माइनस डी, एन कितना है? 20, डी कितना है? 1, डिफेक्टिव कितना है? 1, सो 20 माइनस 1 19 डिवाइड बाय 200c20। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। आप 11th और 12th में अच्छे से करके आए हो कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला समझ लो।
NCR is equals to n factorial डिवाइड बाय r factorial and n माइनस r factorial। ये फर्स्ट सम है, इसलिए मैं C के फॉर्मूलाज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। n फैक्टोरियल NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। ये है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नाउ सबसे पहले 4C0, तो ये जो 4 का वैल्यू है ना, ये 4 का जो है वैल्यू वो n होता है और C के साइड में नीचे जो लिखा जाता है वो r की वैल्यू होती है। सो आपको यही इस फॉर्मूला में पुटअप करना है। सो आइए समझते हैं। सो 4C0, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, then 4 factorial divided by 0 factorial and 4 minus 0 that means 4 factorial। ये मल्टीप्लाई है बीच में अगर कुछ भी नहीं हो तो हम उसे मल्टीप्लाई एज्यूम करेंगे इनटू 196, ये n का वैल्यू है तो सबसे पहले हमें n फैक्टोरियल लिखना होता है। सो 196 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। r की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ पर देखेंगे आप r की वैल्यू 20 है। सो 196 डिवाइड बाय r फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल दैट मीन्स 196 माइनस 20, सो 176 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 200 C 20 है, सो 200 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 फैक्टोरियल एंड 200 माइनस 20 180 फैक्टोरियल। सो ये है फर्स्ट की वैल्यू। नाउ हम सेकंड का वैल्यू देखेंगे 4C1। सो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आएगा। 4C1 का मीनिंग होता है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इनटू 196 C 19। अब ये होगा 196 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 19 फैक्टोरियल एंड 196 माइनस 19 177 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है हमेशा और डिवाइड बाय 220 एंड 180। सो 200 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 फैक्टोरियल एंड 200 माइनस 20 180 फैक्टोरियल। अगर आपको फैक्टोरियल में कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन रख दीजिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब फैक्टोरियल क्या होता है आपको अच्छे से क्लियर है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हमें 4 फैक्टोरियल, अब मैं यहाँ पर रफली एक समझा रहा हूँ कि 4 फैक्टोरियल क्या होगा। तो 4 फैक्टोरियल होगा 4 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक एक्सपांड करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, दैट इज 4 फैक्टोरियल। आप करके आए हो 11th 12th में अच्छे से करके आए हो। नाउ यहाँ पर है 196 20 176 220 180। तो अब हम इसे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो होता है ना, जैसे ये है तो ये यहाँ से सीधा न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहाँ से सीधा न्यूमरेटर में, और ये आ जाएगा इसके साथ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले 196 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल एंड 180 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 फैक्टोरियल इंटू 176 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल। क्या किया 196, देन ये जो 20 और 180 थे ये न्यूमरेटर में चले गए और ये नीचे आ गए, प्लस फिर से अब यहाँ पर 4 फैक्टोरियल
4 फैक्टोरियल इंटू 196 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल इंटू 180 फैक्टोरियल। 4, 196 और ये 20 और 180 ये न्यूमरेटर में चलेंगे। नाउ यहाँ पर देखेंगे 1 इंटू 3 दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल इंटू 177 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर कुछ कैंसलेशन हो रहा है तो कैंसिल करेंगे एंड फाइनल वैल्यू लेकर आएंगे। सो नाउ कैंसिल करते हैं, देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर देखिए 20 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और बाकी की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे ये स्टेप ध्यान से समझना, ये स्टेप आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे 196 और 200 को कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूँगा 200 को एक्सपांड करूँगा। 200 इंटू 199 इंटू 198 इंटू 197 इंटू 196 फैक्टोरियल। अब आगे एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ 196 फैक्टोरियल लिख लिया और जो न्यूमरेटर में है 196 फैक्टोरियल ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे डिनोमिनेटर में 176 फैक्टोरियल कैंसिल करना है, 176 फैक्टोरियल कैंसिल करना है। सो न्यूमरेटर में मैं क्या कर रहा हूँ 180, 179, 178, 177, 176 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या होगा 176 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब सेम इसी को भी करना है सेम, बट यहाँ पर प्रॉपर स्पेस नहीं है तो मैं नीचे कर रहा हूँ। सो नीचे करने से पहले मैं इनको कैंसिल कर दूँ। 196 कैंसिल हो गया एंड 176 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। सो बाकी को हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख देंगे। सो यहाँ पर भी ऐसा ही करना है हमें। सो ध्यान से समझना इस स्टेप को। पहले तो है 4 फैक्टोरियल, तो मैं ये प्लस के साथ आपको कंटिन्यू लिखना है, ठीक है। मेरा स्पेस नहीं है यहाँ पर तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो पहले 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, सो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। नाउ 196 एंड 200 हैं, तो मैं 196 को एज इट इज़ रख रहा हूँ, 200 को एक्सपांड कर रहा हूँ। सो 200 इंटू 199 इंटू 198 इंटू 197 इंटू 196 फैक्टोरियल, तो ये 196 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 20 एंड 19 है, सो 20 इंटू 19 फैक्टोरियल को 19 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल करेंगे। 20 इंटू 19, यहाँ पर 19 है ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर है न्यूमरेटर में 180 और डिनोमिनेटर में 177, सो 177 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रख देंगे और इसे कैंसिल करेंगे। 180, 179, 178, 177 फैक्टोरियल, सो 177 कैंसिल हो जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में मैं डिवाइड भी कर दूंगा। तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखना। 180 मल्टीप्लाई 179 मल्टीप्लाई 178 मल्टीप्लाई 177 इक्वल्स टू, ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 200, डिवाइड बाय 199, डिवाइड बाय 198, डिवाइड बाय 197। सो ये है 0.6536
3889 है, तो मैं यहाँ पर 0.6539 कर देता हूँ प्लस, अब सेम मैं यहाँ पर करूँगा इस वैल्यू को, तो देखिए कैसे कर रहा हूँ, 4 इंटू 20 इंटू 180 इंटू 179 इंटू 178 इक्वल्स टू, ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 200, डिवाइड बाय 199, डिवाइड बाय 198 एंड डिवाइड बाय 197, तो ये आंसर आ गया 0.2955। सो 0.2955। सो फाइनली अब हम इसे ऐड करेंगे, सो 0.2955 प्लस 0.6539, सो टोटल आ जाएगा 0.9494, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x है। आइए देखते हैं कि आंसर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए 0.9494, 0.9494, सो ये हमारा आंसर हो गया। सो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से एक बार देख लीजिए। सैंपल जो था, जिसे हम स्मॉल n कहेंगे, वो 20 है। लॉट साइज 200 है, लॉट साइज 200 है इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई की, ठीक है। C इक्वल्स टू 1 मीन्स मैक्सिमम 1 डिफेक्टिव होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। सो डिफेक्टिव की वैल्यू 0 या 1 होगी। P डैश 0.02 था, एंड देन हमने यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू अप्लाई की और सम को सॉल्व किया। सो दैट्स इट स्टूडेंट, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन भी था और सम भी था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। और ये है आपका सेकंड पेज। आपको ये कॉम्बिनेशन आना चाहिए, अगर कॉम्बिनेशन नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।